हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर बादल राग। ठीक है बेटा, वो आपने वीडियो देख ली होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला जी का ही चैप्टर है संध्या सुंदरी। ठीक है, आज हम जानेंगे संध्या सुंदरी। इसमें जो निराला जी हैं, निराला जी ने संध्या का मानवीकरण करते हुए संध्या संध्या रूपी सुंदरी के आकाश से पृथ्वी पर उतरने के बारे में वर्णन किया है। ठीक है बेटा, तो इसका जो संदर्भ है, संदर्भ बेटा आप कैसे लिखोगे? इसके संदर्भ में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग बेटा इसका क्या लिखेंगे? प्रसंग में बेटा आपको साथ के साथ बताती चलूंगी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 तिमिराचल में चंचलता का, तिमिराचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। किंतु जरा गंभीर नहीं है, किंतु जरा गंभीर नहीं है। उनमें हास बिलास हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल तारा एक। गुथा हुआ उन घुंघराले, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, काले काले बालों से। हृदय राज की रानी का वह, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। देखते हैं बेटा, इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश निराला जी, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने संध्या सुंदरी का वर्णन एक रमणीय के रूप में किया है। ठीक है बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने संध्या सुंदरी का वर्णन एक रमणीय के रूप में किया है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका इसका प्रसंग। अब हम जानते हैं बेटा इसका अर्थ देख लेते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। दिवसावसान का समय, दिवसावसान बेटा हम इसे दिवसावसान को तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द हो जाएंगे। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिवस और अवसान। ठीक है, और इसमें फिर कौन सी संधि हो जाएगी बेटा? दिवस और अवसान, दोनों तरफ से अ, तो इसे कौन सी संधि हो जाती है? यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो दिवसावसान का समय, दिवस का अर्थ क्या हो गया बेटा? दिन, और अवसान का अर्थ क्या हो गया? अवसान का अर्थ हो गया समाप्ति। ठीक है, तो दिवस की समाप्ति का समय, दिवस की समाप्ति के समय मेघमय, मेघ रूपी आसमान से उतर रही है। मेघ रूपी आसमान से संध्या सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। ठीक है बेटा, दिवसावसान के समय यानी कि दिन की समाप्ति के समय, दिन की समाप्ति के समय मेघ रूपी आसमान से वह संध्या सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। आगे देख लेते हैं। तिमिराचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिराचल, तिमिर और आंचल, यहाँ पे बेटा आपके दो शब्द हो गए। तिमिर का अर्थ हो गया अंधेरा और आंचल का अर्थ क्या हो गया? आंचल, स्त्री का आंचल। ठीक है, स्त्री रूपी आंचल। तो तिमिराचल, अंधकार रूपी आंचल में, अंधकार रूपी आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अर्थात जो संध्या का समय होता है वो कैसा होता है? एकदम शांत समय है। ठीक है, तो वहां पर तिमिराचल में, तिमिराचल अर्थ का अर्थात अंधकार रूपी आंचल में चंचलता का कहीं कोई आभास नहीं है। चारों तरफ शांति फैली हुई है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर,
और जो उसके दोनों ओठ हैं वो कैसे हैं, मधुर मधुर हैं। जो सुंदरी के समान जो संध्या पृथ्वी पर उतर रही है, उस संध्या के दोनों ओठ कैसे हैं, उसके दोनों ओठ अधर के सम, दोनों ओठ मधुर मधुर हैं। उस सुंदरी के दोनों ओठ मधुर मधुर हैं, मधुर हैं। अब दोनों ये ओठ बेटा इसके क्या हो जाएंगे, जब वो संध्या सुंदरी है आसमान से पृथ्वी पर उतर रही है, तो एक तरफ हो गया आसमान और एक तरफ हो जाता है पृथ्वी। ठीक है बेटा, तो आसमान और पृथ्वी उस सुंदरी के दोनों ओठ माने गए हैं। ठीक है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। किंतु जरा गंभीर, किंतु वह गंभीर है। ठीक है, उसके दोनों ओठ मधुर मधुर हैं और वह गंभीर है, नहीं है उसमें हास विलास, और उसमें हास और परिहास नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल एक तारा हंस रहा है। क्या, एक तारा ही खिलखिलाकर हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। और एक तारा कैसे पता चल रहा है, जैसे कि मानो घुंघरा गुथा हुआ हो, किन उन घुंघराले काले काले बादलों में गुथा हुआ हो। और हृदय राज्य की रानी का वह करता है उससे, और हृदय राज्य की, हृदय रूपी रानी का, हृदय में बसी हुई, हृदय में निवास करने वाली उस रानी का वह मानो के अभिषेक कर रहा हो, अर्थात उसे स्नान करा रहा हो। अभिषेक का अर्थ क्या हो गया, स्नान कराना। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इतने का अर्थ। दिन की समाप्ति का समय है और मेघ रूपी आसमान से, मेघ रूपी आसमान से वह संध्या सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। अंतिमराचल अंधकार रूपी आंचल में चंचलता का कहीं कोई आभास नहीं है, चारों तरफ शांति फैली हुई है। शाम का समय होता है, चारों तरफ शांति हो जाती है। ठीक है, और मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, और उसके दोनों ओठ मधुर मधुर दिखाई दे रहे हैं। किंतु जरा गंभीर, किंतु क्या है, गंभीरता है। गंभीरता कैसे होगी, संध्या के समय शांति हो गई है तो गंभीरता है, नहीं है उनमें हास विलास, और उसमें हास परिहास नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो केवल एक तारा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। और वो तारा कैसे लग रहा है, गुथा हुआ हो, मानो कि काले काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ हो। ठीक है बेटा, राज हृदय की रानी का वह करता है अभिषेक। राज हृदय राज्य की, हृदय में निवास करने वाली जो हृदय रूपी जो रानी, हृदय में निवास करने वाली जो रानी है, उसका कि मानो वह इस अभिषेक कर रहा हो या उसे स्नान करा रहा हो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको। बेटा इसमें आपका जो काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य में बेटा इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें बेटा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है बेटा। और रस इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा और मानवीकरण विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और गुण माधुर्य हो जाता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अलसता की शीलता, अलसता की शीलता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहाँ, छाहसी अम्बर पथ से चली, छाहसी अम्बर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होती कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। देखते हैं बेटा, हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका बेटा आप जो प्रसंग है, प्रसंग क्या लिखोगे बेटा इसका। प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने संध्या की नीरवता एवं स्तब्धता का सजीव चित्रण किया है। ठीक है बेटा, प्रस्तुत
पद्यांश में निराला जी ने संध्या की नीरवता एवं स्तब्धता का सजीव चित्रण किया है। ये हो जाएगा बेटा इसका प्रसंग। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अलसता की सी लता, आलस्य रूपी लता के समान, किंतु कोमलता की वह कली। और किंतु वह क्या है? कोमलता की कली है। आलस्य की सी लता में लता है, अलसाई हुई सी आलस्य को लिए हुए लता है, और किंतु कोमलता की वह कली है, किंतु कोमलता की कली के समान है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, और सखी क्या? नीरवता के कंधे पर, नीरवता रूपी सखी के कंधे पर वह बाँह डाले हुए है। छाहसी अंबर पथ से चली, और छाह के समान, छाया के समान वह आकाश रूपी मार्ग से चली आ रही है। जो संध्या सुंदरी है वो कैसी लग रही है? जैसे कि मानो आलस्य को लिए हुए आलस्य रूपी लता के समान है, किंतु कोमल की वह कली, कोमलता की वह कली है, किंतु वह कैसी? कोमलता अर्थात कमल की एक कली के समान है। और वह क्या है? नीरवता रूपी सखी के कंधों पर जैसे कि मानो बाँह डाले हुए हो। और छाह सी अंबर पथ से चली, जो नीरवता रूपी जो सखी है, जो नीरवता रूपी जो सखी है, सखी नीरवता के कंधे पर बाँह डाले, नीरवता रूपी सखी के कंधों पर वह बाँह को डाले हुए है। और छासी अंबर पथ से चली, और छाया के समान, छासी छाया को लिए हुए छाया के समान आकाश पथ से, आकाश मार्ग से चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, और उसके हाथों में कोई बीड़ा भी नहीं बज रही है। नहीं होती कहीं अनुराग प्रेम आलाप, और नहीं होता है, कहीं नहीं हो रहा है क्या? अनुराग प्रेम रूपी संगीत का स्वर कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है बेटा, प्रेम रूपी संगीत का स्वर नहीं सुनाई दे रहा है। और नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, और जो उसने बिछुए जो उसके नूपुर है, अर्थात जो उसने बिछुए पहन रखे हैं, उनमें भी रुनझुन की का स्वर नहीं आ रहा है, रुनझुन की ध्वनि नहीं आ रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, सिर्फ एक अव्यक्त, ये चारों तरफ एक चुप चुप सा शांति के समान। रात्रि का समय होने जा रहा है, तो सिर्फ चारों तरफ एक अव्यक्त शब्द सुनाई दे रहा है। और वो शब्द क्या है? चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, अर्थात चारों तरफ चुप चुप सा ही शब्द गूंज रहा है, शांति दिखाई दे रही है चारों तरफ। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। अलसता की सी लता, आलस्य के समान, अलसाई हुई लता के समान, किंतु कोमलता की वह कली, किंतु कमल की कली के समान है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहाँ, और जो नीरवता रूपी सखी है उसके कंधे पर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वह संध्या सुंदरी उस नीरवता रूपी सखी के कंधे पर बाँह को डाले हुए है, और छासी छाया के समान आकाश मार्ग से चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, उसके हाथों में कोई बीड़ा भी नहीं बज रही है। और प्रेम रूपी कोई संगीत का, प्रेम रूपी राग कहेंगे बेटा संगीत के लिए, अनुराग प्रेम आलाप ध्वनि के लिए। ठीक है, तो कोई प्रेम रूपी संगीत की ध्वनि नहीं हो रही है। नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, और उसने जो नूपुर अर्थात जो बिछुए धारण कर रखे हैं उनमें भी रुनझुन का स्वर नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द है, सिर्फ एक शांत अव्यक्त शब्द छुपा हुआ है, और वो शब्द क्या है? चारों तरफ एक चुप 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 सा शब्द गूंज रहा है। आ गया बेटा समझ में? इतना समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखते हैं, हम आगे देख लेते हैं। इसमें भी बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, और यहाँ पर आपका जो अलंकार है, अलंकार यहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार, यमक अलंकार और विरोधाभास अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल में जगती तल में, श्रुति शांत सरोवर में उस अमल कमलनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षे स्थल में,
धीर वीर गंभीर शिखर पर, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिर अटल अचल में, उत्तांग तरंगा घात प्रलय, घन गर्जन जलधि प्रबल में, छित में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती तल में। बेटा यहाँ पे इसका हम जो प्रसंग है, प्रसंग बेटा हम इसका क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कोमल कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में कोमल कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं बेटा इसका अर्थ। व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल आकाश मंडल में, और जगती तल में पृथ्वी तल में, सोती शांत सरोवर पर और शांत सरोवर में, उस अमल कमलनी दल में, अमल निर्मल, अमल का अर्थ क्या हो जाएगा, निर्मल, कमलनी दल, कमलनी की पंखुड़ी में शांत शांत होकर सो रही हो। वह संध्या सुंदरी कैसे प्रतीत हो रही है, जैसे कि मानो आकाश मंडल में और पृथ्वी तल में, शांत सरोवर में और शांत सरोवर में, अमल, अमल का अर्थ हो गया निर्मल, निर्मल कमलनी के दल में शांत होकर के सो रही हो। ठीक है, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षे स्थल में, सौंदर्य से गर्वित और नदी के अति विस्तृत अत्यधिक स्थल वक्षे स्थल में, सौंदर्य से गर्वित नदी रूपी अत्यधिक विस्तृत वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल किसे कहेंगे, हृदय के लिए, हृदय पर, धीर वीर गंभीर शिखर से पर, हिमगिरे अटल अचल में, धीर वीर पराक्रमी वीर के समान गंभीर और शिखर पर, शिखर यानी कि हिमगिर, हिमालय की चोटी पर, हिमगिर शिखर पर, हिमगिर अर्थात हिमालय की चोटी पर, अटल और अचल, अटल और स्थिर, अटल और स्थिर रूप में, उत्तांग ऊंची, तरंगाघात तरंगों से, ऊंची तरंगों से, प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, प्रलय रूपी घनी गर्जना के साथ, प्रलय रूपी घनघोर गर्जना के साथ, जलधि समुद्र में, समुद्र की प्रलय प्रबल, और समुद्र कैसे, प्रबल समुद्र में। चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है, संध्या सुंदरी दिखाई दे रही है, क्षितिज में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में, अनिल वायु में और अनल अग्नि में। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द था, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा सुनाई दे रहा है, और वो अव्यक्त शब्द क्या है, चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, चारों तरफ वह अव्यक्त शब्द चुप चुप सा गूंज रहा है। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसका अर्थ। व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल आकाश मंडल में और पृथ्वी तल में, सोती शांत सरोवर पर और शांत सरोवर पर, उस निर्मल कमलनी के दल में शांत होकर के सो रही हो। वो संध्या सुंदरी कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कि मानो वो संध्या सुंदरी आकाश मंडल में, पृथ्वी तल में, सरोवर में, सरोवर पर उस निर्मल कमलनी के दल में शांत होकर के सोती हुई प्रतीत हो रही है। और सौंदर्य गर्विता, सौंदर्य रूप, सौंदर्य गर्विता, सौंदर्य के साथ गर्वित होकर, पृथ्वी के अति विस्तृत वक्ष स्थल पर, सरिता के, सरिता कहेंगे बेटा नदी के लिए, नदी के अत्यधिक विशाल वक्ष स्थल में, अर्थात नदी के अत्यधिक विशाल हृदय में, धीर अर्थात पराक्रमी, वीर गंभीर शिखर पर, धीर वीर गंभीर हिमगिर हिमालय की चोटी पर, अटल और अचल रूप से, उत्तांग ऊंची तरंगों के आघात से और प्रलय घन गर्जन, प्रलय रूपी घनी गर्जना के जलद प्रबल में, अर्थात सागर के प्रबल सागर में, क्षितिज पृथ्वी में, जल में, आकाश में, वायु में, अग्नि में। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, सिर्फ एक अव्यक्त चुप 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 सा शब्द गूंज रहा है, चारों तरफ यही शब्द गूंज रहा है।
ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें भी आपका बेटा काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा और इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है और मानवीकरण अलंकार। आगे देख लेते हैं बेटा। और क्या है, कुछ नहीं। क्या है बेटा, आगे क्या कह रहे हैं निराला जी? और क्या है, कुछ नहीं। और क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, और क्या है, कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग विरह, विरह कृल कमनीय कंठ से, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे निराला जी? कह रहे हैं और क्या, मदिरा की वह नदी बहाती आती। और क्या, मदिरा की वह जो संध्या सुंदरी हुआ है क्या, मदिरा रूपी। मदिरा किसे कहते हैं बेटा? मदिरा की वह नदी बहाती आती। मदिरा यानी कि जो आपका होता है, मदिरा किसे कहेंगे बेटा? मदिरा कहते हैं बेटा जो शराब का आपका होता है, जो वो करते हैं, मदिरा पान करते हैं। ठीक है, तो मदिरा की वह नदी बहाती आती, मदिरा रूपी वह नदी को बहाती हुई चली आ रही है, थके हुए जीवों को वह सस्नेह। ठीक है, थके हुए जीवों को वह सस्नेह पिलाती, और उस मदिरा को वह थके हुए जीवों को, जो थके हुए सारा दिन कार्य करने के बाद जो शाम के समय वापस अपने घरों को आते हैं, तो वह उन जीवों को, थके हुए उन जीवों को प्रेम के साथ प्याला लेकर के उसे उस मदिरा को पिला रही हो। जो संध्या सुंदरी है वह मदिरा की एक नदी को बहाती हुई आ रही है, और वह जो शाम को थके हुए जो जीव घर पर आते हैं, उन जीवों को, उन मनुष्यों को क्या कर रही है, स्नेह के साथ एक प्याला पिला रही हो, मदिरा का एक प्याला लेकर के अपने हाथों से पिला रही हो। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और उन्हें क्या करती है, उन्हें अपनी गोद में लेकर के, अंक कहेंगे बेटा गोद के लिए, अपनी गोद में लेकर के उन्हें सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, और फिर क्या करती है, उन्हें विस्मृति के भूले हुए अगणित अनेकों मीठे सपने दिखलाती है। जो संध्या सुंदरी है वो मनुष्य के सो जाने पर, जब थका हुआ मनुष्य सो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने भूले हुए अगणित अनेकों मीठे स्वप्नों को वह जो संध्या सुंदरी है वो दिखलाती। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाते जब लीन, और अर्धरात्रि की निश्चलता में जब सभी लीन हो जाते हैं, अर्थात सभी क्या करते हैं, लीन हो जाना, अर्थात सभी के सो जाने पर कवि का बढ़ जाता अनुराग। जो कवि है अर्थात जो निराला जी हैं वो कहते हैं कि कवि का क्या है, प्रेम बढ़ जाता है, और विरह कृल कमनीय कंठ से, और विरह रूपी उनके कंठ से अपने आप ही एक आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो उनके क्या, उनके मुख से क्या आप निकल पड़ता, एक कविता रूपी पंक्ति निकल पड़ती है। आ गया समझ में? एक बार देख लो। और क्या, और क्या, जो नदी है वो मदिरा की वह नदी बहाती आती, जो संध्या सुंदरी है वह मदिरा रूपी एक नदी को बहाती हुई चली आ रही है, और वह जो थके हुए जो लोग मनुष्य घर वापस लौट कर आते हैं, उन्हें स्नेह के साथ एक प्याला हाथ में लेकर के मदिरा को पिला रही है, और उन्हें अपनी गोद में लेकर के अंक पर अपनी गोद में लेकर के जो संध्या सुंदरी है वह ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि थके हुए लोगों को अपनी गोद में लेकर के सुला रही है। और जब वो सो जाते हैं तो उनके सो जाने पर भूले हुए अगणित अनेकों मीठे सपनों को दिखलाती है, और अर्धरात्रि के समय निश्चल होकर के निश्चलता में हो जाती जब निश्चलता में लीन हो जाती है संध्या सुंदरी, तो कवि कहते हैं कि कवि का प्रेम
विरह रूपी जो कवि का जो विरह क्रम, विरह के साथ जो कवि हैं उनका प्रेम उनके कंठ से अपने आप ही निकल पड़ता है, और तब एक विहाग बन करके उनके कंठ से आप निकल पड़ता है, एक विहाग निकल पड़ता है। आगे बेटा समझ में? तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो निराला जी हैं, निराला जी का चैप्टर था संध्या सुंदरी। इसका बेटा जो प्रसंग है, प्रसंग बेटा इसका क्या लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में? संध्या किस प्रकार रात्रि में परिवर्तित होकर समस्त प्राणियों को विश्राम दिला रही है, इसके बारे में यहाँ पर निराला जी ने बताया। प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने संध्या किस प्रकार संध्या के परिवर्तित होकर समस्त प्राणियों को विश्राम दिलाने के बारे में बतलाया है। ठीक है, किस प्रकार संध्या थके हुए प्राणियों को विश्राम दिलाती है, इसके बारे में यहाँ पर निराला जी ने बताया है। ठीक है बेटा, और जो आपका काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य बेटा आपका वही रहेगा। इसमें आपका अलंकार मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर संध्या सुंदरी। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही बेटा। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।